उस टाइम पर वो बंदा एक लफ्ज़ बोल देता ना कि इसको हम खुद लेकर आए, तुम लोग पसंद करके 9 महीने मंगनी करके मेरी माँ और बहनें इसको लेकर आए हो, इस घर में हम शादी करके इसको लाए हैं, कमाता मैं हूँ, किचन मेरा है, बर्तन मेरे हैं, घर मेरा है, बीवी ये मेरी है, इसके पेट में मेरा बच्चा है। किसी की मजाल नहीं थी कि उसके बाद वो मुझे उस घर से निकालता, मेरे खाने के ऊपर पाबंदी लगाता, मेरे पानी के ऊपर पाबंदी लगाता और मुझे वॉशरूम से पानी पीना पड़ता। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सभी लोगों ने मुझे बोला कि आपके हस्बैंड आपके व्लॉग्स में भी नज़र नहीं आते, और जब मोहम्मद की तबीयत ख़राब हुई तो वो हॉस्पिटल में भी हमें नज़र नहीं आए, तो वो कहाँ पर हैं इसके बारे में हमें बताएं। बार बार इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे, तो मैंने सोचा कि आज की वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि मेरे हस्बैंड आखिर हैं कहाँ। अच्छा, अभी तो आप सब लोग मुझसे कमेंट करके पूछ रहे हैं ना कि आपके हस्बैंड हैं कहाँ, और जब मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करूंगी ना तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि वो थे ही कब हमारी ज़िंदगी में। अच्छा, एक बात इतने साल से मेरे जहन के ऊपर सवार है कि अगर वहाँ पर मेरे शोर बोलते ना, थोड़ा सा लड़ाई ना करते, झगड़ा ना करते, बस तरीका होता है समझाने का, उस तरीके के साथ वो समझा देते। उनकी एज भी थी, उनका तजर्बा भी था, उनकी पहली बीवी भी जा चुकी थी, सब चीज़ें उनके सामने खुली किताब की तरह थी। अगर वहाँ पर वो उस दिन थोड़ा सा बोलते ना तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। हमारे बच्चों के सर पर पूरा ख़ानदान होता, और पूरी फैमिली के साथ जब बच्चों की तरबियत होती है ना तो वो कमाल की तरबियत होती है, और आगे ज़िंदगी में बच्चों के लिए बहुत सारी आसानियाँ होती हैं जब जॉइंट फैमिली में बच्चों की तरबियत होती है। वो बोल देते ना, एक लफ्ज़ अपने मुँह से बोल देते तो मेरा घर जो है ना वो बच जाता, तो इतने साल ये सब कुछ मुझे बर्दाश्त ना करना पड़ता। शादी के 2 माह हुए थे मेरी, और मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। आमना मेरे पेट में थी और मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहती थी, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद कोई चीज़ अगर मैं मुंह में ना डालती तो मुझे यूँ लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी, क्योंकि मुझे कुछ खाने नहीं दिया जा रहा था घर में, और सूखी झाग की मुझे उल्टियाँ आती थी, और ऐसे लग रहा था कि मेरा दिल फट के अभी बाहर आ जाएगा। जो औरतें प्रेग्नेंट होती हैं या जिनको उल्टी वगैरह होती है, चक्कर होता है, उनको इस चीज़ का अच्छे तरीके से के साथ अंदाज़ा होगा। अच्छा, मेरे शौहर ना दोपहर के 11-12 बजे तक ना काम पर चले जाया करते थे, और पीछे जो इनकी बहन थी वो सुबह का नाश्ता जब स्टार्ट करती थी ना उसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करती थी, और साथ में दोपहर का खाना स्टार्ट कर देती थी, और उसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करती थी, रात का खाना स्टार्ट कर देती थी। और मुझे किचन में जाने का मौका नहीं मिलता था। घर बहुत बड़ा था, किचन भी बहुत सारे थे हर पोर्शन में, लेकिन किचन हमारा साथ में था, अलग नहीं था हमारा किचन। तो ये तो डेली का था मामला। लेकिन एक दिन की मैं आपको बात बताती हूँ, जब मेरे शौहर सामने कुर्सी के ऊपर बैठे हुए मेरा तमाशा देख रहे थे। कोई दोपहर के 11-12 बजे का टाइम था, और मैं सीढ़ी के ऊपर से बार बार देख रही थी कि मेरी नंद किचन से निकल जाए, क्योंकि सब ने नाश्ता कर लिया है, तो फिर मैं जाऊँ किचन में और थोड़ी सी कोई चीज़ बनाकर मैं अपने मुँह में डाल दूँ तो शायद मेरी ज़िंदगी बच जाए। क्योंकि मेरी तबीयत उस दिन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। सुबह 6-7 बजे की उठी, मैं इंतज़ार कर करके वो 12 बज गए तो वो किचन से नहीं निकल रही थी। तो मेरी सास ने मुझे बोला था एक दफ़ा कि जब ये किचन में हो तो तुम किचन में नहीं आना, और जब तुम किचन में हो तो वो नहीं आएगी, क्योंकि वो लड़ने लग जाती थी, बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तो इसलिए उन्होंने ये बोला, तो मैंने इस बात के ऊपर अमल किया। अच्छा, उस दिन क्या हुआ कि 12 बज गए, मेरी हालत गैर हो रही थी। मैं सोच रही थी कि बस अभी कुछ मुझे ना मिला ना तो मैं मर जाऊंगी। अचानक से मेरे कदम उठे और मैं किचन में आ गई। वो किचन में थी, बर्तनों का बड़ा सा ढेर लगा हुआ था, खा पी चुके थे, नाश्ता सब कर चुके थे। अब उसको चाहिए था कि मैं साइड पर हो जाऊँ। ये जो घर में हम इंसान लेकर आए ना, ये इंसान है, रोबोट नहीं है। इसको भी कुछ खाने के लिए थोड़ा सा मिल जाए तो ये बच जाएगा, लेकिन वो नहीं निकल रही थी। चली गई किचन में। सबसे पहले मैंने बर्तन धोए, जैसा कि मेरी यहाँ पर भी आदत है, मैं किचन साफ़ करती हूँ और उसके बाद मैं खाना बनाती हूँ। उन बर्तनों में मैंने नहीं खाया था, उन्हीं लोगों ने नाश्ता किया था, और ढेर सारे बर्तन थे जो धोए मैंने साइड पर किए। अभी तक मुझे वो बात याद है, मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोल रही। और जब बर्तन धोने के बाद तब तो मेरी नंद चुप रही। बर्तन धोए, चूल्हा साफ़ किया, किचन क्लीन किया, सब कुछ हुआ। और उसके बाद जब मैंने छोटी सी पतीली ली चाय के लिए, और उसके अंदर मैंने चाय का पानी डाला, चीनी पत्ती डाली, और चूल्हे के ऊपर जब मैंने रखी ना तो मेरी नंद ने क्या किया कि उसको पकड़कर सिंक के अंदर पानी फेंक दिया चाय का। दूसरी दफ़ा मैं कुछ नहीं बोली, कुछ भी नहीं बोली। दूसरी दफ़ा मैंने थोड़ा सा पानी रखा, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मैं कहती मैं थोड़ी सी चाय पी लूँ तो शायद मेरी तबीयत बेहतर हो जाए। फिर मैंने चाय का पानी रखा, फिर उसने फेंक दिया, फिर मैंने रखा, फिर उसने फेंक दिया। और ये तमाशा जो है ना, मेरे दाढ़ी वाले जो बहुत शरीफ शोर है वो सामने बैठे हुए अखबार पढ़ रहे थे। टीवी लाउंज बिल्कुल किचन के सामने था, और सामने कुर्सी पर बैठे हुए थे।
और पैंट उन्होंने पहनी ही थी, शर्ट वो पहनने लगे थे, ऑफिस के लिए निकलने ही लगे थे, बस थोड़ा अखबार पर नज़र डाल रहे थे। और जब चौथी बार उसने ऐसा किया ना, तो मैंने उनकी शक्ल देखी सामने खड़े होकर कि वो कुछ बोलेंगे। अगर मैं बोलूँगी तो ये सारी फैमिली मुझे पड़ जाएगी, लड़ने लग जाएंगे, तो मैं नहीं लड़ना चाहती थी। और ना उस वक्त मेरी हिम्मत थी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी। मेरे शौहर कुछ भी नहीं बोले, एक लफ्ज़ नहीं बोले। अगर उस टाइम पर वो बंदा एक लफ्ज़ बोल देता ना कि इसको हम खुद लेकर आए, तुम लोग पसंद करके 9 महीने मंगनी करके मेरी माँ और बहनें इसको लेकर आए हो, इस घर में हम शादी करके इसको लाए हैं, कमाता मैं हूँ, किचन मेरा है, बर्तन मेरे हैं, घर मेरा है, बीवी ये मेरी है, इसके पेट में मेरा बच्चा है, तो तुम इसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो। अगर इतना सा वो बोल देता ना, लड़ता ना, लड़ाई झगड़ा ना करता, बस तरीके के साथ समझा देता कि आपने नाश्ता कर लिया है, अभी आप साइड पर हो जाए, बर्तन इसने धो लिए, थोड़ा सा ये कुछ खाकर ऊपर चली जाएगी, और जब आप दोपहर का खाना बनाएंगी खाएंगी उसके बाद आकर ये बर्तन धो देगी। ऐसा ही मैं करती थी। और इतना भी साथ में कह देते कि मेरी पहले वाली बीवी थी, मेरे 2 बच्चे थे, वो चले गए, तो अब मैं नहीं चाहता कि दोबारा से मेरा घर बर्बाद हो। आप यकीन जाने किसी की मजाल नहीं थी कि उसके बाद वो मुझे उस घर से निकालता, मेरे खाने के ऊपर पाबंदी लगाता, मेरे पानी के ऊपर पाबंदी लगाता, और मुझे वॉशरूम से पानी पीना पड़ता अगर एक अल्फाज उस वक्त वो इंसान बोल देता। उसके बाद वो मेरी एज कम थी, मुझे यूँ लगा कि ये इंसान झूठा भी है, डरपोक भी है, मुनाफिक भी है, मेरे सामने ये कुछ बोलता है, अपनी बहनों के और माँ के सामने ये कुछ बोलता है। 1 महीने के बाद मुझे घर से निकाल दिया गया। बेगम साहिबा ने, मैडमों ने मुझे तलाक भी दिलवा दी। किराए के घर में मैं रहने लगी। किराए के घर में मेरा शोहर नहीं आता था। कुछ लोग थे, एक तो आंटी सफ़िया जिनका इंतकाल हो गया, एक वो अम्मा जिन्होंने मेरी सुलह कराई थी, और दूसरा जिन लोगों ने मेरी शादी की थी। इन 3 लोगों ने मुझे बोला कि तुम्हारा आगे पीछे कोई भी नहीं है, तुमने अपना घर नहीं छोड़ना, तुमने अपनी बच्ची के साथ बैठ जाना है, अभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो हम तुम्हें देंगे, और जब तुम्हारा दिल तंग पड़ जाए तो हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं, तुमने आ जाना है। अच्छा, अब ये चीज़ें मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ। जिन लोगों को नहीं पता वो कमेंट करके मत पूछें, वो पीछे जाके वीडियोस देख लें, आपको सब चीज़ों का पता चल जाएगा। और बार बार ये चीज़ें जब जैसे जैसे हम याद करते हैं ना, तो हमारे ज़ख्म भी ताज़ा होते हैं, तो इसलिए मैं आपको समझा नहीं सकती बार बार। अच्छा, उसके बाद जब हम अलग रहने लगे तो मेरी बच्ची हुई। बच्ची की तबीयत ख़राब जब हुई, इतना मैं हॉस्पिटल में 2.5 साल तक बैठी। 2.5 साल तक आमना बीमार रही है। वो चीज़ तो उस वक्त मैं वीडियो नहीं बनाती थी, आपके सामने नहीं थी। अभी मोहम्मद की है तो आप लोगों ने पूछ लिया है। बिल्कुल छोटा सा बेड था, जिसके ऊपर यहाँ पर तो चेयर थी, चलो मैं चेयर पर बैठ, उसी बेड के ऊपर मैं बैठी रहती थी आमना के साथ हॉस्पिटल में। मेरे सर में जुएँ भी पड़ गई। मैं कपड़े बदलने के लिए घर पर नहीं जा सकती थी, क्योंकि आमना के पास कोई था नहीं। और हमारे जो साहब थे उस वक्त वो ऑफिस जाया करते थे, और सिर्फ 2 मिनट के लिए वो सुबह खड़े होते थे जब ऑफिस जा रहे होते थे, और 2 मिनट जब रात को वो वापस आते थे ना, तो उन्होंने घर जाकर अपनी फैमिली के साथ खाना खाना होता था। 2 मिनट खड़े होते थे, उसके बाद वो चले जाते थे। और पूरे हॉस्पिटल में जिम्मेदारी मेरी बच्ची की मेरे ऊपर होती थी। हाँ, वो प्राइवेट हॉस्पिटल था, नीचे डॉक्टर के साथ बात करते थे, पैसे वगैरह भी दे जाते होंगे, लेकिन मैं भी तो इंसान थी ना, ऊपर बैठी हुई थी। थोड़ा घंटा डेढ़ बैठ जाते, मुझे घर पर भेजते कपड़े, मगर कुछ भी नहीं किया। वो कभी ज़िंदगी में इतनी ईदें मेरी गुजर गई, और कभी ईद पर मेरे लिए कभी एक चूड़ियाँ भी ये ले आते ना, मेहंदी की कौन भी ले आते ना, तो मुझे याद रह जाता कि हाँ, इस बंदे ने मेरे लिए इतना किया है। चलो ये तो अच्छी बात की है ना, ये तो मुझे याद करनी चाहिए, लेकिन नहीं किया। इसके बाद जब वो अपनी फैमिली के साथ रहते थे, सुबह काम पर जाते थे, रात को 12-1 बजे आते थे घर पर, दुकान पर जाते थे अपनी, और उसके बाद इनका गाड़ियों का वर्कशॉप था, वहाँ पर बैठ जाते थे। दिन रात मेहनत करके, एक करके, अपने सर के बाल उड़ा के, अपने कपड़े खुद धो के, अपने लिए खुद खाना बना के खा के, दिन रात करके इन्होंने घर बनाकर अपनी फैमिली को दिया, अपनी बहनों को दिया, अपने भाइयों को दिया, अपनी माँ को दिया। अपने मासूम 4 बच्चों की इन्होंने कभी भी परवाह नहीं की। वहाँ पर ये कहते थे कि वो कोई मर्द होता है जो घर में बैठता है, मर्द को घर में नहीं बैठना चाहिए, मर्द घरों में नहीं बैठते। मेरे शोहर इस तरह की बातें करते थे। और जब इनका काम ख़त्म हुआ, पैसे इनके पास आने बंद हुए, उन्होंने इनको घर से निकाला। पैसे से सब प्यार करते थे, जब पैसा नहीं रहा तो उन्होंने बोला कि आप अपनी बीवी और बच्चों के पास चले जाओ, अब किसी काम के नहीं हो, यहाँ से निकलो, ये घर भी तुम्हारा नहीं है, ये गाड़ियाँ भी तुम्हारी नहीं है, कुछ भी तुम्हारा नहीं है। एक बात मैं आपको बताऊँ, जब मेरी डिवोर्स हुई थी उसके बाद इनके घर वालों को पता चला कि मैं वापस आ गई हूँ। इनके पास गाड़ी थी जिसमें ये ऑफिस जाते थे और आते थे।
बस वो इनके पास थी, बाकी सब तो उन्होंने कब्जा किया हुआ था, लिया हुआ था। वो गाड़ी भी इन्होंने इनसे बिकवा दी, इन्होंने गाड़ी बेच दी और ये बाइक पर आ गए। और जो बंदा गाड़ी में ऑफिस जाता था वो बाइक पर जाने लग गया, और कितना बुरा लग रहा होगा। और वहाँ पर जो दुकानदार होंगे और जो इनके साथ काम करते होंगे सब गाड़ी में आते होंगे, इनको देखकर उसको कितना बुरा लग रहा होगा कि इतना अमीर तरीन बंदा है, इतने पैसे कमाता है सब कुछ, और बाइक पर ये ऑफिस आता है। वो गाड़ी इन्होंने इसलिए बिकवाई ताकि आयशा जो है ना उसके अंदर बैठ ना जाए, मेरी ज़िद के साथ बिकवा दी। और मैंने इनको बोला कि आपने क्यों बेच दी, चलो मैं तो आपके साथ ना जाती, आप ऑफिस जाते थे, अच्छा लगता था, आप सब देखते थे। तो इन्होंने मुझे बोला कि मेरी अम्मी ने कर्जा देना था, अम्मी ने अगर कर्जा देना था तो आपकी बहनों की गाड़ियाँ बेच देती, भाइयों की गाड़ियाँ बेच देती जो कुंवारे थे, कोई घर किराए पर दे देती, इतना बड़ा घर था, कुछ भी कर, आपकी गाड़ी बेचनी थी। चलो ये हमारे पास आए तो मर्द बूढ़ा हो गया, उसने बोला कि मैं अब कोई काम नहीं करूँगा, बिल्कुल किसी किस्म की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, घर पर मुझे रहना है, तुम्हें डिप्रेशन भी देनी है, तुम्हें टेंशन भी देनी है, तुम्हारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं मुझे नहीं पता कौन से स्कूल में जाते हैं, ना ही मुझे इसमें कोई दिलचस्पी है कि मैं पता करूं, तेरे बच्चों को मैं मदरसे में दाखिल नहीं कराऊंगा, मेरे बच्चे, सब मुझे कहते हैं मेरे बच्चे, तो जिसने पैदा करवाए हैं उसका कोई नाम नहीं है, के लिए कर रहा था। तो अभी मैं इनके पास आया हूँ, तो चलो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो मैं कर सकता हूँ। अगर मेरी बीवी घर चला रही है, राशन ला रही है, बच्चों की फ़ीस दे रही है, बच्चों के अस्पतालों के खर्चे उठा रही है, सब कुछ कर रही है, तो मैं चलो बिजली का बिल, गैस का बिल, थोड़ी सी तो उसकी सांस निकलवा ही सकता हूँ ना, इस तरह तो कर ही सकता था ना। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा मुझे साफ साफ अल्फाज में बोला कि मेरी किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और जब मैं कमाने लगी ना, आप यकीन जाने मैंने इनको पैसे भी दिए। जब ये बीमार हुए तो मैंने इनका NMC कराची काला पुल पर नेशनल मेडिकल हॉस्पिटल है वहाँ पर इलाज करवाया। जब कोई बीमार होता है ना तो हम उसके घर वालों को कॉल करके बोलते हैं कि भाई आपका भाई बीमार है, आ जाओ, आखिरी दफ़ा उससे मिल लो। एक दफ़ा इनकी तबीयत नहीं ख़राब हुई तो मैंने इनके भाई को ये कहने के लिए कॉल की, और बाद में इन्होंने बोला कि हमसे ना पैसे मांगने के लिए मैं कहती थी आपका भाई बीमार है, अल्लाह ना करे इतना ज़्यादा बीमार था, अगर उसको कुछ हो जाता बाद में आप लोगों ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाना था ना, तो इसलिए मैं आपको बुला रही थी, मैं पैसों के लिए नहीं बुला रही थी। हाँ, इनके भाई आए, फिर बाद में उन्होंने 10,000 रुपये दिए थे, और बाकी जो टेस्ट वगैरह सब कुछ वहाँ पर कितने महंगे टेस्ट होते हैं। अभी मोहम्मद को 2-3 दिन लेकर मैं वहाँ पर गई हूँ, मेरा 1.5 लाख रुपया खर्च हुआ है। तो वो जो सारे टेस्ट वगैरह सारी, एक दफ़ा आपको बुलाया था ना, उसके बाद मैंने बुलाया भी नहीं, जब आपने बोला कि हमें पैसों के लिए बुला रही थी। 1000 दफ़ा इनको मैं हॉस्पिटल में लेकर गई हूँ, उसी हॉस्पिटल में, अच्छे वाले हॉस्पिटल में लेकर गई हूँ कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाऊँगी, इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो वहाँ पर ना इनको ध्यान नहीं देंगे, इनकी तबीयत बिगड़ जाएगी, तो मैं इनको लेकर गई हूँ। और ये वही इंसान था जिसको मैं लेकर गई हूँ जो प्रेगनेंसी में भी मेरे करीब नहीं आया था, और इसकी ड्राइवर की बीवी ने जाकर किसी गंदे से क्लिनिक के अंदर, कबरनमा क्लिनिक के अंदर मेरी बेटी मुझे पैदा करवाई थी। वहाँ पर आकर ये खड़ा नहीं हुआ था और इसकी जेबों से बाहर पैसे गिर रहे थे, और इसके सॉक्स के अंदर 4-4 लाख रुपए होते थे। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ ऐसी मैं आपको बताऊँगी ना, जिसके बाद मैं इनसे अलग हुई, इनके बारे में मैंने बात करनी छोड़ दी, इनसे मैंने बातचीत करनी बिल्कुल बंद कर दी। वो चीज़ पता है क्या थी? एक, जब ये उधर रहते थे तो आमना और हमज़ा पैदा हुए, उनकी सारी तरबियत मेरे हाथ में थी। बहुत अच्छे स्कूलों में, बहुत अच्छे कोचिंग में, बहुत अच्छी तरबियत, सब कुछ अच्छा, भले मांग के खिलाती थी, भले मांग के पिलाती थी, पहनाती थी, सब करती थी, तरबियत अच्छी हो रही थी। बच्चों ने बड़े होकर अपने मुकाम पर पहुंचना था जिसका मैंने ख्वाब देखा हुआ था। जब यहाँ पर ये आए, इन्होंने हमज़ा को मोबाइल लेकर देना शुरू कर दिया, स्कूलों से इन्होंने निकाला। 10 से स्कूल मेरे पास हैं और सब का रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा हुआ है। हमज़ा को इन्होंने स्कूलों से निकाला, कभी ये हमज़ा को मस्जिद में जाकर बिठा रहे हैं, कभी ये हमज़ा को उर्दू बाज़ार जहाँ पर इनका ऑफिस था वहाँ पर जाकर, ऐसे ही ऑफिस तो इनको है ही नहीं, सब बिक के वहाँ कर खड़ा कर रहे हैं। तो जब मेरे साथ था तो ये सब नहीं था ना, हमज़ा स्कूल जाता था। उसके बाद क्या इन्होंने हरकत की कि कहते हैं जब बेटी पैदा होती है ना तो वो जवान हो जाती है। आजकल हम बेटों का भरोसा नहीं कर सकते। जब मेरा बेटा बाहर जाता है तब भी मुझे टेंशन होती है, थोड़ी देर वो नहीं आता, मैं चादर लेकर निकल जाती हूँ उसको ढूंढने के लिए कि बच्चा कहाँ चला गया है। लड़कों पर भरोसा नहीं कर सकते। और 2 दफ़ा ये आमना को घर से लेकर गए हैं और कहीं छोड़ कर आए हैं, और कहते हैं लड़कियों के साथ घूम फिर रही है, ये कर रही है, यादगार बना रही है। यादगार पढ़ाई करके अच्छी इंसान बन के किसी मुकाम पर खड़ी होकर वो भी तो यादगार बना सकती है ना। किसी बच्ची को, अपनी को किसी के घर छोड़ कर आते हैं, हमें पता ही नहीं आगे लोग किस तरह के। तो ये 2 बातें इन्होंने की, आमना को छोड़ कर आए, हमज़ा को भी ये वर्गला रहे थे। और दूसरी बात, जब आमना और हमज़ा थे ना तो ये हमारे साथ नहीं रहते थे, किसी किस्म की कोई गाली गलोच नहीं, कोई गंदी बात नहीं। इन्होंने मुझे खुद बोला कि मेरी जो पहले वाली बीवी है ना वो, उसने मुझसे डिवोर्स इसलिए ली है, घर वाले तो उसको तंग करते थे जिसकी वजह से वो मुझे कहती थी कि हमें अलग घर लेकर दो। लेकिन मुझसे वो क्यों तंग थी कि मैं गालियाँ देता था, वो मेरे आगे हाथ जोड़ती थी कि आप प्लीज़ गालियाँ मत दिया करें। और उनकी फैमिली को मैं बजाते खुद मिली हूँ, देखा है मैंने, बहुत अच्छे नमाजी, सुलझे हुए, पढ़े लिखे लोग थे। गाली गलौज तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। और उसने खुला
जो ली है ना वो इसी वजह से ली है कि ये गालियाँ देते थे। तो जो मज़हब होता है ना इंसान का, हिंदू है तो वो अपना मज़हब अपने बच्चों को सिखाएगा, अच्छी बात है, अपना मज़हब सिखाएगा ना, सिख है वो सिखाएगा, ईसाई है वो सिखाएगा, हम मुस्लिम है हम अपना मज़हब अपने बच्चों को सिखाएंगे, ये सब का हक़ है। कोई दरूद शरीफ नहीं, कोई कलमा नहीं, कोई नमाज नहीं, कोई अच्छी बात नहीं, कोई दीन इस्लाम की बात नहीं, कोई दुनिया आखरत की बात नहीं। इतनी गंदी गंदी गालियाँ इन्होंने मोहम्मद और अहमद को सिखा दी कि पड़ोसियों से हमारी लड़ाई हो गई। मैं इनके आगे हाथ जोड़ती कि आप कुछ भी करो, बर्दाश्त करो, अगर घर में बैठे हो तो मैं आपको कुछ नहीं कहती, अब कुछ काम मत करो, लेकिन बच्चों के सामने गालियाँ मत दो। इन्होंने इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी कि मेरे बच्चों ने ग्रिल में बैठ के वो बात की, साथ वाली के बच्चों ने वो सुन ली, उन्होंने अंदर जाकर बोला और उन्होंने बेइज्जती की, और वहाँ पर मैं चुप कर गई, मैंने ये नहीं बोला कि इनके बाप ने इनको ये गालियाँ सिखाई हैं। दूसरी बात ये कि ये घर में काठ कबाड़ कचरा कूड़ा इस तरीके की चीज़ें जमा करने लग गए थे, और जब वो चीज़ें मैंने प्लाट में उठाकर फेंकी तो वहाँ से ये उठाकर थैले भर भर घर में लाते थे। आपको काफ़ी दफ़ा मैंने अपना ऊपर वाला किचन दिखाया, घर दिखाया, सफाई की सभी चीज़ें आपके सामने, इसमें झूठ वाली कोई बात नहीं है, मैं वीडियोस बना के आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। अच्छा, काठ कबाड़ जब प्लाट से उठाकर लाए तो मैंने कबाड़िए की दुकान पर हमज़ा को बोला कि उसको बुला कर लाओ, घर से सारी चीज़ें मैंने उठवा दी। उसमें क्या था, गत्ते थे, कागज़ थे, पुरानी चीज़ें, बदबूदार ये वो, जूते शूते, पुराने बर्तन, ये चीज़ें। उसको मैंने बोला ये उठा के सब चीज़ें ले जाओ, क्योंकि मेरे बच्चे बीमार हो रहे हैं और घर में सफाई ना हो तो मुझे अजीब उलझन होती है। और ऊपर वाला घर मैंने इसलिए बनाया था कि कोई किराए पे दूंगी या कुछ, लेकिन उसके अंदर ये कूड़ा भर देते थे। वो कूड़ा जब वो ले गया ना तो ये उसके साथ जाकर लड़े, और जितने भी हमारे घर के पास जो कबाड़िए की शॉप थी ना उनको इन्होंने मना कर दिया कि इनसे, मेरे बच्चों से और मेरी बीवी से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेना। अच्छा, जब ये कूड़ा इकट्ठा करने लग गए, मैं उठाऊं फिर ये घर में ला कर रख दें, तो मैं एक दिन ना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। मैं सोचा कि इनको कोई ज़हनी मसला तो नहीं है। फिर मैंने यूट्यूब पर सर्च किया, डॉक्टर जावेद इकबाल की वीडियो मेरे सामने आई, उनके बहुत अच्छे लेक्चर होते हैं, मैं सुनती रहती हूँ, बच्चों के हवाले से अच्छी चीज़ें बताते हैं, या किसी का ज़हनी मसला हो, परेशानी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सारी चीज़ें वो शेयर करते हैं डॉक्टर जावेद इकबाल। तो उनका मैंने सर्च किया कि जो लोग कूड़ा करकट या पुरानी चीज़ें दादा परदादा नाना नानी सबकी इकट्ठी करते हैं, उनको साथ क्या उन्होंने बोला कि ये एक ज़हनी बीमारी होती है। और मुझे पता चला कि इनकी गलती नहीं है, ये पहले ऐसा नहीं करते थे। अब ये जो कूड़े शूड़े इकट्ठे कर रहे हैं ना, ये इनकी गलती नहीं है, इनका ज़हनी मसला है। अच्छा, डॉक्टर जावेद इकबाल ने बोला कि जब ये चीज़ें घर में जमा करते हैं ना तो इससे दूसरे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और उनको तरह तरह की बीमारियाँ भी लग सकती हैं। मुझे पता चल गया कि ये इनको एक ज़हनी बीमारी है। तो मैंने इनका इलाज क्यों नहीं करवाया, इनके गुर्दे का इलाज मैंने करवाया, इनके दिल का इलाज मैंने करवाया, कमज़ोर हो गए थे तो इनका इलाज मैंने करवाया, लेकिन दिमाग का इलाज मैंने क्यों नहीं करवाया। अगर मैं इनको दिमाग वाला इलाज करवा लेती, डॉक्टर के पास इनको मैं ले जाती, मेरी दादी, मेरी नानी, मेरा नाना, मेरा परदादा, मेरा दादा, सबको कब्रों से निकाल निकाल कर उनको गालियाँ दी जाती, और बोलना था कि हमारा बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन भाई, पढ़ा लिखा, बहुत ही पढ़ा लिखा और ज़हीन किस्म का हमारा बेटा जो बहुत बड़ा बिजनेस चलाता था कराची में, उसकी बीवी ने उसको पागल करार देकर ना उसको पागलों वाले डॉक्टर से इलाज करवा रही है। इस डर के मारे मैंने दिमाग वाले डॉक्टर के पास लेकर नहीं गई इनको, कि मुझे पता था कि मेरे साथ ये होगा। आप बोलेंगे कि ये इसको पागल करार देकर घर से निकालना चाह रही है, मैं खामोशी इख्तियार कर ली। अच्छा, अब आपको अच्छे तरीके के साथ जवाब मिल गया होगा कि ये हमारी ज़िंदगी में थे ही कब, और कब ये कभी हॉस्पिटल में पहुँचे थे। मुझे भी डेंगू बुखार हुआ था और मैं भी हॉस्पिटल में पड़ी रही हूँ, कभी भी ये मेरे पास नहीं आए थे। आमना के पास नहीं आए, हमज़ा बीमार हुआ था, इसके पास नहीं आए, तो अब मोहम्मद बीमार हुआ है, तो ये कोई नई बात नहीं थी जो नहीं आए, तो मैं तो इस चीज़ की आदी हो चुकी हूँ। पैसा था इनके पास तो ये उधर के थे, और जब पैसा नहीं था तो हमारे पास आए। तो कुछ जो चीज़ें थी इनकी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, जो हमारे साथ करते थे, तो उनकी वजह से हमसे भी अलग हो गए। पैसा ख़त्म होने के बाद जो है उधर से भी अलग हो गए, ना अब उधर के हैं ना अब इधर के हैं, बिल्कुल बीच में कहीं ये लटके हुए हैं, ना मेरे साथ हैं ना उनके साथ है बस। तो चलें, आज की वीडियो में हो सकता है आपको जवाब मिल गया हो, आप सभी लोग बार बार पूछ रहे थे। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।